सर आप आ रहे हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। कितने लोग हैं ये अच्छा जी, धन्यवाद सर। जी आप बोलिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी, आप हमारे और आज के हम दूसरे इस पाठ्यक्रम के पहले हमारे बीच हैं। मैं प्रतिभागियों से बताना चाहती हूँ प्रोफेसर गुरमीत सिंह ये हिंदी के बड़े तो हैं ही और पंजाब विश्वविद्यालय के प्राध्यापक हैं और इन्होंने निरंतर अकादमिक के साथ साथ साहित्यिक क्षेत्रों के अतिरिक्त मीडिया के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और उज्बेक भाषा के बीच पारस्परिक संपर्कों को लेते हुए इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य के साथ आप जब इनका वक्तव्य सुनेंगे तो ये देखेंगे कि भारतीय विरासत के साथ हिंदी साहित्य को साथ कैसे जोड़ा जा सकता है। भारतीय आवाज नहीं आ रही है सर। आपको मेरी नहीं आ रही, मुझे जो मैम बोल रहे थे उनकी नहीं आ रही। आपकी तो सर आने लगी। उनकी नहीं आ रही ना, मैडम जो बोल रहे थे मैडम की नहीं आ रही है। उनके पॉइंट पे उनके एंड पे प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं, देख लेते हैं। हमारे कैंपस में बहुत सुविधाएं आ रही हैं तो प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी आपसे क्षमा चाहती हूँ कि इस आज के दिन हमारा ये कैंपस किसी कारण से नेटवर्क को लेकर बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी और कृपया आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें क्योंकि हमारी ओर से हमारी जगह पे नेटवर्क जा रहा है और आ रहा है, लेकिन अभी आपको आराम से सुन सकेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने हमें समय दिया और हमारे बीच अपना व्याख्यान रखने के लिए आप राजी हुए, इसके लिए हम दोनों संयोजक आपके लिए बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और बहुत धन्यवाद आपका। कृपया आप अपना व्याख्यान शुरू करें क्योंकि कुछ और परिचय देते देते नेटवर्क अगर चला जाए तो फिर नहीं कोई बहुत जरूरत नहीं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप ये देख लीजिएगा कि मुझे वो होस्ट से एक परमिशन दिलवा दीजिएगा, एक मैं पीपीटी जो शेयर करूंगा उसके लिए वो मैं देख लेता हूँ एक बार। कई बार उसमें परमिशन की जरूरत होती है। कृपया सभी प्रतिभागी अपना माइक बंद करके रखें, प्रोफेसर गुरमीत जी का माइक खुला रहेगा। तो धन्यवाद राजश्री मैम का और धन्यवाद राजश्री मैम का और राम प्रकाश जी का जिन्होंने मुझे आप लोगों से बात करने का मौका दिया। मुझे उम्मीद है आपको आवाज आ रही है। समन्वयक महोदय आपकी आईडी चल रही है इसीलिए दिक्कत आ रही। राम प्रवेश अब तो खैर उन्होंने म्यूट कर लिया तो दिक्कत नहीं है। अभी मैंने शेयर की थी पीपीटी, उसका एक स्लाइड आपको दिख गया था ना, मैं बस चेक करना चाह रहा था कि मुझे परमिशन है या नहीं। कोई एक व्यक्ति अगर बता दे। दिखा था सर, दिखा था। ठीक है, बस ठीक है।
तो सबसे पहले तो सर ये हम दोनों ज्वाइन कर लेते हैं ना, तब डबल डबल आवाज आने लग जाती है। मेरा और मैडम का दोनों को ज्वाइन हो जाता ना, बहुत कुछ क्योंकि एक साथ फोन है। ऑनलाइन में बहुत कुछ होता है सर। अब जैसा सिस्टम चल रहा है उसी हिसाब से हम लोग भी चलते हैं। तो लेकिन नो डाउट आप साइलेंट पे कर लें, जो धर्मवीर जी लांगियान का सीख हो रही है। तो बल्कि पता नहीं ओके सर। आपने देखा है या नहीं देखा है, एक इमोजी पे कभी देखिएगा, ऑनलाइन टीचिंग पे काफी उसमें हास्यास्पद वो बनाए गए हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं। तो लेकिन अब अगर वो विकल्प नहीं है ऑफलाइन का, तो चलिए ऑनलाइन में कई तरह की सुविधाएं भी हैं, तो उस वजह से हम लोग आपस में जुड़ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने जैसे बताया कि राम प्रवेश जी का और राजश्री मैम का और कलकत्ता विश्वविद्यालय का बहुत धन्यवाद। और मेरे को आज जो बात करने के लिए राम प्रवेश जी से जो बात हुई थी, तो ये हुई थी कि पंजाब के जो साहित्यिक, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आप लोग विभिन्न भाषाओं के हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर रिफ्रेशर कोर्स अलग अलग भाषाओं के भी होते हैं, तो उसमें विभिन्न भाषाओं के लोग भी जुड़ते हैं, या वो हिंदी के ही आप लोग हैं। तो अगर चैट बॉक्स में कोई लिख के बता देगा तो मुझे पता लग जाएगा। तो मैं केवल आपको एक सामान्य, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि ऑनलाइन जो आपका प्रतिभागी तो बहुत ज़्यादा है, 88 मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, सभी लोग हिंदी के हैं। शुक्रिया नित्य गोपाल जी ने बताया कि आप 88 लोग हिंदी के हैं, तो पूरा हिंदी परिवार है। और तो बस एक यही जानना ही चाह रहा था मैं। अब सारे लोग एक ही सवाल लिखेंगे या वो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं समझ गया कि आप हिंदी के ही हैं, तो अपना परिवार ही है। तो कुछ लोग हो सकता है इस क्षेत्र से, यानी पंजाब से या हरियाणा से या जम्मू कश्मीर से या उत्तर भारत से भी हों, और उनको थोड़ा बहुत जो मैं बातें करूँगा उनके बारे में आइडिया हो। इसका मतलब ये गीता जी देखिए दिख गई हमारी कालका से, जो हमारी विद्यार्थी रही है, हमारी ऋतु भी है, तो काफ़ी लोग हैं। तो मैं बस एक आइडिया ही लेना चाह रहा था। और अभी तो अब कई लोग तमिल का भी बोल रहे हैं, इसका मतलब फिर वो भारतीय भाषाओं का ही हो गया, तो इस पर अब समय वो नहीं करते। तो मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था, जो विषय की बात हुई थी राम प्रवेश जी से, वो पंजाब के जो वहाँ की साहित्यिक परंपरा है उसको लेकर, या जो पंजाब में विशेष तौर पर जो 3 भाषाएं हिंदी, पंजाबी और उर्दू मिलकर साथ चली हैं, और एक बहुत समृद्ध या बहुभाषिकता की जो संस्कृति है, उसके बारे में मैं केवल आपको एक ओवरव्यू दूंगा। क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में हूँ जरूर, सोशियोलॉजी के भी हैं, ये तो थोड़ा हैरानी वाला विषय है। चलिए कोई बात नहीं, अब इस पर हम बाद में कर लेंगे, सवाल जवाब के समय में जो भी जानकारी अगर कोई आप देना चाहेंगे तो जो मैं पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई पंजाबी का बहुत विद्वान नहीं हूँ, और ना ही मैं बहुत अधिक उस भाषा में सक्षम हूँ, क्योंकि हमारा जो बचपन है या जो लालन पालन है वो इलाहाबाद में ही रहा है, जो एजुकेशन है वो इलाहाबाद से रही है। और यहाँ बहुत वर्ष होने के बावजूद इसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी भी रहता हूँ कि मैं पंजाबी बहुत अच्छे से हमने नहीं सीखी, या पंजाबी का जो गहन अध्ययन है वो हमने नहीं किया। लेकिन फिर भी जो पंजाब के संबंध में सबसे अधिक चीज़ मुझे आकर्षित करती है वो यहाँ की बहुभाषिकता की जो संस्कृति है वो करती है। इसलिए एक ओवरव्यू पंजाब में जो हिंदी, उर्दू और हिंदी का जो साहित्य है उसके बारे में मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस क्षेत्र के नहीं हैं उनके लिए वो थोड़ा सा उपयोगी हो सकता है। और अदरवाइज भी हम में से ज़्यादातर लोग कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में शिक्षण करते हैं, तो आगे जब हम शोध का कार्य कराते हैं या हम बच्चों को भी कराते हैं तो उसमें कुछ सूत्र उससे आपको मिल सकते हैं। इस दृष्टि से मैं ये छोटी सी जो प्रस्तुति है वो आपके सामने करूँगा, और फिर हम कोशिश करेंगे, जैसे 1.5 घंटे का समय होता है, 10-15 मिनट तो मेरा ख्याल ऐसे ही निकल गए,
तो 10-15 मिनट पहले मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि रुक जाऊँ 3:15 तक, जिससे कि अगर आपके मन में कोई बात हो या आप अगर कहना चाहें, सवाल तो मेरे से आप क्या ही पूछेंगे, लेकिन आपकी अपनी कोई टिप्पणी हो सकती है जिससे हम सबको ज्ञानवर्धन हो सके, क्योंकि आप सभी लोग ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उस स्तर पे आप इस प्रक्रिया को पार करके आए। ज़्यादातर लोगों ने शोध कार्य भी किया होता है, आपने से पीएचडी भी की होती है, तो वो कोई बहुत अधिक उसकी बात नहीं होती, केवल ये है कि आपसी परिचर्चा से कुछ 4 पॉइंट्स पता लगते हैं जो उपयोगी होते हैं, और कहीं ना कहीं परिचय भी एक दूसरे का प्राप्त होता है जो उपयोगी रहता है। तो पहली बात तो यही है कि किसी भी जो समावेशी इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए बहुभाषिकता का होना या बहुभाषिकता को जगह देना, उसको सम्मान देना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता कि किस तरह से भाषा के नाम पे कई बार विभाजन होते हैं और विभाजनकारी प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं। हम लोग भी कई बार यहाँ इस तरह की समस्याओं से दो चार होते हैं, जबकि भाषाओं में ऐसा कुछ है नहीं। हर भाषा का अपना हर भाषा में एक अपनी संस्कृति, एक सभ्यता, एक ज्ञान का एक पूरा खजाना है, और यदि हम किसी भाषा के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि उस ज्ञान से, उससे आप, उस खजाने से आप वंचित हो जाते हैं। और मैं तो हमेशा ये कोशिश करी है, मैंने जब से मैं आया हूँ, कि जो भारतीय भाषाओं से जो हिंदी में अनुदित कार्य है उस पर अधिक से अधिक कार्य हो सके। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने, अभी हमारे स्क्रीन पे गीता जी दिख रही थी, इनके पति हैं, दोनों हमारे स्टूडेंट ही थे। तो अंकित जी ने युवारानंद मूर्ति पे काम किया मेरे निर्देशन में, और बाद में उनको युवारानंद मूर्ति पे एक किताब लिखी उन्हें, जिसपे भी साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। और उसके अलावा भी जो बच्चे हैं, उन्होंने मंटो पे, राजेंद्र सिंह बेदी पे, विजय तेंदुलकर पे, गिरीश कर्नाड पे, मित्रसेन मीत पे, ये सब अलग अलग भाषाओं के लेखक हैं भारत की। तो कोशिश अपनी तरफ से मैंने यही की कि जो भारतीय भाषाओं के कथाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन पर अधिक से अधिक काम हो हिंदी में। तो जाता जी ऑफ कर लीजिए आप, बेटर रहेगा। हाँ, तो ये कोशिश करी हमेशा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे टीचर थे, वो ये कहते थे कि जैसे पितृ ऋण होता है और ऋण होते हैं, वैसे ही एक भाषा ऋण भी होता है, जो असल में आप उसको उतारने का तरीका ये होता है कि आप अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषा से ज्ञान अपनी भाषा में लाएं, अपने भाषा के लोगों तक वो मुहैया कराएं, या अपनी भाषा का जो ज्ञान है वो दूसरी भाषा में अनुदित करें। तो इसलिए मैंने जैसे बताया कि जो भारतीय भाषाओं से अनुदित साहित्य है, उसको मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि अधिक से अधिक जो शोध कार्य मेरे पास आते हैं बच्चे, वो कर पाए। और पंजाब की जहाँ की, देखिए कहा भी जाता है हमारे यहाँ, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य तो एक ही है, उसको अलग अलग मतों में, अलग अलग भाषाओं में उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से होती है। तो इसलिए, और आज के समय में भी जो स्थितियाँ हैं, जैसे मैंने कहा कि हम राजनीतिक बातों से परहेज करते हुए अपने आप को केवल साहित्य पे केंद्रित रखते हैं, लेकिन बहुभाषिकता और संवाद जो है वो आज के वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। खासतौर पे उस वक्त पे बहुत बड़ी ज़रूरत है जब तकनीक और एआई और इन सब माध्यमों से भाषाओं को जानने की, भाषाओं को समझने की, सीखने की आवश्यकता को ही हमें कई बार जस्टिफाई करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर कभी बच्चों से कहो तो वो कहते हैं कि जी सीखने की तो अब ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आप किसी भी भाषा के व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं बिना वो भाषा जानते हुए भी, क्योंकि आपके हाथ में मोबाइल है। और इवन कि कई बार बच्चों को कहो कि टाइप सीख लो, तो उसमें भी बच्चे कहते हैं कि जी आजकल तो वॉइस टू टेक्स्ट का ज़माना है, टाइप नहीं सीखना चाहिए। तो अपने आप में भाषाओं का ये जो दृष्टिकोण है, और ये बात सही है कि आप
किसी देश में यदि जाते हैं और आपके पास मोबाइल है और आपको उस देश की भाषा नहीं आती, तो भी आप उस व्यक्ति से आसानी से बात कर सकते हैं। आप अपनी भाषा में लिखें, वो स्क्रीन पे अपनी भाषा में देख लेगा, अगर आपने वो कमांड दे रखी है तो। लेकिन इस समय पर बहुभाषिकता या संवाद बहुत ज़रूरी है, और इस दृष्टि से पंजाब में, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। एक और सिख गुरुओं का प्रभाव रहा, दूसरी तरफ मुस्लिम फकीरों का, सूफियों का एक विदेश रहा। तो एक छोटी सी परिचयात्मक या एक ओवरव्यू टाइप की एक पीपीटी है जो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ, और साथ साथ इस बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलता हूँ। बस एक सेकंड, अगर आपको बीच में कोई कठिनाई हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम में बहुत समस्या रहती है। तो ये जो पहली स्लाइड है जो मैंने आज की इस प्रस्तुति का इस विषय के तौर पे लिया है कि पंजाब की भाषाओं की जो साझी विरासत है पंजाब में, उस पर हम बात करें, या जो बहुभाषिकता की जो संस्कृति है उस पर हम बात करें। सबसे पहली बात तो जो दूसरा स्लाइड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब की धरती में एक ऐसा ग्रंथ उपलब्ध है, हमारे पास है, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, जो अपने आप में ही इस संवाद या बहुभाषिकता की संस्कृति का एक ऐसा प्रमाण है, एक ऐसा जीता जागता हमारे सामने एक दस्तावेज है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप में से जो लोग इस तरफ के हैं उनको मालूम है, जो दूसरी तरफ के हैं मैं उनको बता दूं, और कई बार मुझे इस बात पर बहुत हैरानी होती है कि इतना अधिक हम सम्मान करते हैं कि सुबह, अभी मैं 2-3 दिन पहले भी मुक्तसर साहब एक जगह है वहाँ पर था, और सुबह सुबह 4:30 बजे के करीब उठ के मुझे भी वो देखने का अवसर मिला जब सुबह श्री गुरु ग्रंथ साहब को लाया जाता है उनकी जगह पर, उनके शयन कक्ष से। इस तरह की सेरेमनी होती है सुबह। वो इतना अधिक जिसे कहते हैं हम पलक पावड़े बिछाना, उस तरीके से उसको लाया जाता है और फिर उन्हें रखा जाता है, जो अपने आप में एक साहित्य के प्रति या शब्द के प्रति जो सम्मान का एक एक्सट्रीम उदाहरण है। और जरा सा अगर, जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, जो पंजाब में कई बार बेअदबी की घटनाएं बोलते हैं, वो यही है कि वो अगर जरा सा भी कोई उसमें उसके सम्मान में ठेस पहुंचे तो दंगे भी हो जाते हैं पंजाब में और हत्याएं तक हो जाती हैं। और कई बार मैं विद्यार्थियों से बात करते हुए कहता हूँ कि मान लीजिए कबीर के जो पद गुरु ग्रंथ साहब में है वही किसी और किताब में भी, तो हम उसी बात तो, असली बात तो उस वाणी की है, उसके प्रति यदि हम वहाँ इतना टची है तो बाहर भी हमें किताबों के प्रति उस प्रकार का सम्मान हम क्यों नहीं रखते। बाहर हम किताबों को नष्ट करने में, उनको डैमेज करने में कोई समय नहीं लगाते, जबकि सेम वाणी है। तो जो मैं कह रहा था कि बहुभाषिकता या संवाद की जो संस्कृति है, उसका यदि सबसे बड़ा कोई एक हमें अगर उदाहरण लेना हो तो वो श्री गुरु ग्रंथ साहब ही है, जो पंजाब की ये जो म्यूट ना होने से बीच में व्यवधान आता है थोड़ा, तो उसका जो मैंने जैसे बताया कि सबसे बड़ा उदाहरण श्री गुरु ग्रंथ साहब है, और जो सिखों का धर्म ग्रंथ भी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। लेकिन इसमें तमाम शब्दों की सिख गुरुओं के साथ साथ कबीर, रविदास, नामदेव, सरना जी, आप देख भी पा रहे होंगे, इससे करीब 30 संतों की वाणी है। लगभग 1430 इसमें पृष्ठ हैं, और 1604 का इसको माना जाता है कि अमृतसर में हरमंदर साहब, जो जिसे गोल्डन टेम्पल भी पंजाब से बाहर कहते हैं, वहाँ पर इसका पहला प्रकाश हुआ था। और बाद में इसमें गुरु गोविंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर के भी 116 शब्दों को जोड़ के इस ग्रंथ को पूरा किया जिस रूप में ये आज है। और इसमें जो वाणी है वो 31 रागों में विभक्त है, और
इस ग्रंथ की भाषा संत भाषा, जिसमें बहुत सारी भाषाओं, बोलियों और बोलियों का मिश्रण है। इस रूप में जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैं पंजाब की जो बहुभाषिकता है उस संबंध में बात करना चाह रहा था आपसे, तो उस संबंध में ये सबसे अधिक आज भले हम पंजाब की छवि अन्य कारणों से बन गई है, जिसे हम गन कल्चर कहते हैं, या जो पंजाबी आज के जो गीत हैं उनमें जिस प्रकार से वर्णन होता है गन कल्चर या शराब या इन चीज़ों का, लेकिन ये वही धरती है जहाँ पर ये कहा जाता है कि ऋग्वेद और सूफी, नाच, आर्य समाज, इन सब का बहुत प्रभाव रहा है। और कहा तो ये भी जाता है कि अष्टाध्यायी लिखने वाले पाणिनि भी पंजाब के थे। तो एक बहुत जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही समृद्ध परंपरा यहाँ पर रही है, और इस पर बहुत अधिक काम नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि जब मैं शिक्षण में आया तो उस साल गुरु ग्रंथ साहब के 300 साल मनाए गए थे, तो 2008 में। तो मैंने वहाँ पर जो एक बहुत बड़ी संस्था है SGPC, उनके कोई अधिकारी थे, उनको ये कहा कि आप क्यों नहीं जो उत्तर भारत या मतलब पंजाब से जो बाहर विश्वविद्यालय हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है और जगह है, वहाँ पर क्यों नहीं आप इतनी बड़ी संस्था है, आपके पास साधनों की कोई कमी नहीं है, तो आप क्यों नहीं श्री गुरु ग्रंथ साहब पे जो लोग शोध कार्य करते हो उन बच्चों को आप प्रोत्साहित करें, उनको स्कॉलरशिप दें, फेलोशिप दें। लेकिन असलियत ये है कि ये धार्मिक ग्रंथ होने की वजह से संभवतः मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है, आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में अपनी अगर असहमति हो तो आप व्यक्त भी कर सकते हैं, कि जितना मूल्यांकन साहित्य दृष्टि से इस ग्रंथ का होना चाहिए था वो संभवतः नहीं हुआ है। जैसे मैंने अभी कहा कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है बहुभाषिकता की दृष्टि से, समन्वय की दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से कोई इसका मैच नहीं है, लेकिन शायद इतना कार्य खास तौर पर, तो वो लोग जो मैंने वो सुझाव भी दिया, तो वो लोग कोई खास उसमें रुचि उस दृष्टि से नहीं लेते हैं लोग, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हम किसी और भाषा में इस पर काम हो तो पता नहीं क्या चीज़ लिखी जाए, क्या चीज़ नहीं लिखी जाए। तो इस वजह से संभवतः